नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है। और हम देख रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमने जो बेसिक चीजें होती है, किस तरह से वो काम करता है, ये जान लिया है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो अब हम एक एक करके करने वाले हैं बीमारियों के ऊपर। पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हो सकती है उन सब के बारे में अब हम एक एक करके जानेंगे। बीमारियां किस तरह से पहचाना जाए। दूसरी चीज है कि अगर वो लक्षण दिख रहा है तो उसको दूसरे प्रकार की कोई बीमारियां होती है उनमें भी अगर वो लक्षण देखा जाए तो उसको किस तरह से अलग कर लिया जाए। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर भी हम ध्यान देंगे कि कोई एक लक्षण है, अगर उसको देख के कौन कौन सी बीमारी हमारे दिमाग में आना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हमारा लक्षण देख लिए फिर हम डायग्नोसिस पे आ जाएंगे। और उसके बाद फिर हम जो ट्रीटमेंट उसका एक सहज रूप से क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बीमारी होगी उसको बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस, टाइटिस मतलब सूजन। स्टोमेटाइटिस यानी मुंह में सूजन। हमारा जो पाचन तंत्र है पशु का, उसकी जो शुरुआत होती है वो मुंह से होती है और उसका जो अंत होता है वो रेक्टम से, गुदाद्वार से होता है। तो सबसे पहले हमने जिस अंग से शुरुआत होती है वो अंग है मुंह। तो मुंह में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, स्टोमेटाइटिस हो गया, तो हमें यह देखना है कि मुंह से संबंधित कोई भी जो समस्या होगी उसमें अगर सूजन आ गई है, खास करके जो मुंह होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होती है भाई? तालू होता है, जीभ होती है, आसपास पूरा हमारा गाल होता है, उसकी जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर उसमें कहीं लालपन, सूजन आ गया है, दर्द हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब हमने क्या देख लिया है कि मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन। साथ में क्या हो सकता है? साथ में जीभ व मसूड़े, क्योंकि जीभ और जो मसूड़े हैं ये भी मुंह में होते हैं। और अगर जीभ और मुंह में भी सूजन आ गई है तो वो भी जो भाग होता है वो स्टोमेटाइटिस का ही भाग होता है। अब जीभ की जो सूजन होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ग्लोसाइटिस। और जो मसूड़े की सीजन होती है उसको बोलते हैं जिंजीवाइटिस। जहां भी सूजन होगा वहां आइटिस तो आना ही आना है। अगर जीभ में है तो उसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस, और अगर मसूड़ों में सूजन है तो उसको बोलेंगे जिंजीवाइटिस। तो हमने देख लिया कि स्टोमेटाइटिस का मतलब है मुंह की किसी म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ गई है, जीभ में सूजन आ गई है या मसूड़ों में सूजन आ गई है, और वहां पर कोई ना कोई फटा हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में छेद हो सकते हैं, वेसिकल हो सकते हैं। जब ऐसी कोई चीज होगी तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो पशु है वो लक्षण दिखाएगा लार गिराने वाला। पशु जो है वो खाना पीना बंद कर देगा और लार गिराना शुरू कर देगा, और उसके मुंह से जो लार है वो सतत गिरती रहेगी। ये इसका हमारा देख लिया हमने कि जो आखिर स्टोमेटाइटिस है ये होती क्या है। अब होती क्या है ये हमने देख लिया है, तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर जो ये समस्या है ये होती कैसे है। कोई बीमारी कैसे होती है उस चीज को बोला जाता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मतलब बीमारी के पैदा होने का कारण। तो जो स्टोमेटाइटिस है, जो मुंह की सूजन है, वो किन किन चीजों से हो सकती है? तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें चोट आ जाए। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें चोट आ जाए। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन होता है कि जो पूरी लाइनिंग है, जो मुंह है उसके अंदर की जो पूरी सतह है, उसी को म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो उसमें कोई चोट लग गई। चोट कैसे लग सकती है भाई? चोट ऐसे लग सकती है कि कोई जो पशु है उसने एक झाड़ी है जो कांटे वाली झाड़ी है, गया और सीधा सीधा उसने उसको एकदम से मुंह में भर लिया। वो कांटा और या झाड़ी या तीखापन जो है वो उसके मुंह में चुभ गया
और उसने जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कट लगा दिया। जब कट लगा दिया तो वहां पर सूजन आ जाएगी। तो इस तरह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें चोट लग सकती है। कोई ऐसा चारा जिसमें तीखे डंठल हो, अगर वो भी उसने खाया तो उसमें चोट लग सकती है। दूसरी चीज है कि पशु ने पत्थर खाया, कील खाई या कांच खा लिया। कोई भी ऐसी चीज जब पशु खाने लगता है उस बीमारी को बोलते हैं पाइका। कि जब भोजन के अलावा कोई चीज खाने लगती है, लेकिन अगर कभी किसी पशु ने पत्थर खाया, कील खाई या कांच खाया गलती से या जानबूझकर, और उस समय अगर वो चुभ गया तो वो भी स्टोमेटाइटिस करवा देगा। तीसरी चीज क्या होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं क्योंकि रेबीज में भी यही लक्षण दिखते हैं। उसके अलावा लार गिरने वाला, उसके बाद एक्टिनोबैसिलोसिस जो हम बोलते हैं वुडन टंग, उसमें भी इसी प्रकार के लक्षण दिखते हैं। इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजें हमें देखना होगी और उसी के बाद ही हम बीमारियों को अपने आप में पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि डायग्नोसिस ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी पशु के इलाज में। अगर एक बार हमने डायग्नोसिस बहुत अच्छे से कर ली तो फिर जो इलाज करने वाला मामला है ये बेहद आसान हो जाता है। तो हमने देख लिया है कि पत्थर, कील या कांच खाने पर भी ऐसा हो सकता है। ये जो दोनों चीजें हैं ये तो हो गई है पशु की तरफ से कि जब पशु ने कुछ किया और उसके साथ ये जो स्थिति है ये निर्मित हो गई। अब हम बात करें कि ऐसा क्या है जो हम अगर करें उसकी वजह से भी स्टोमेटाइटिस हो सकती है। तो आप देखिए हमने क्या किया, ड्रेंचिंग करी। ड्रेंचिंग मतलब होता है कोई भी दवा को पिलाना। कोई भी दवा जो है उसको पिलाना है उसको बोलते हैं ड्रेंचिंग। और इसीलिए जब कोई लिक्विड हम पिलाते हैं और अगर वो पशु की श्वास नली में चला जाए तो उसको बोला जाता है ड्रेंचिंग निमोनिया। तो ड्रेंचिंग, हमने दवा पिलाई। अब दवा पिलाने के लिए सामान्यतः जो ग्रामीण इस जगह है वहां क्या प्रयोग किया जाता है, या तो वहां पर एक बांस की बाटल होती है। बांस की बोतल किस तरह होती है, जो बांस है उसको काट लिया जाता है, बीच में से वो पोला रहता है, तो उसी को एक बाटल के रूप में काम में लेते हैं। या दूसरी कांच की बाटल होती है, कांच की बाटल होती है। तीसरी है कोई धातु की बाटल हो गई, धातु मतलब लोहे के पतरे की बाटल हो गई। अब इन तीनों में से या तो बांस की हो, कांच की बोतल भी बहुत प्रयोग की जाती है। आप अगर किसी पशु का इलाज करने जाएंगे तो आप एक चीज वहां अब तो नहीं देखते हैं, लेकिन पहले बहुत देखते थे कि वहां एक बियर की बाटल जो है वो पड़ी ही रहती थी। तो बियर की बाटल जो है वो दवा पिलाने में पहले बहुत उपयोग ली जाती थी। आजकल तो क्या हो गया, जो कैल्शियम का और इनका जो प्रिपरेशन है वो प्लास्टिक की बाटल में आने लगा है और उसमें एक ऐसी लंबी आगे चोंच रहती है, तो उन्हीं बाटलों से बड़ी आसानी से जो दवा है वो पिलाई जा सकती है। तो जो सामान्यतः अब जो बियर, जो कांच वाली बोतलें हैं वो पशुशाला में इतनी नहीं मिलती, लेकिन कुछ समय पहले तक जो बियर की बाटलें हैं ये बहुत ज्यादा प्रयोग होती है। कई क्षेत्रों में आज भी होती होंगी कि जब भी कुछ पिलाना हो तो उसमें गोला और उससे उस दवा को पिलाया जाता है। और धातु, कभी कभी स्टील की या लोहे के पतरे की बाटल होती है, उससे भी पिलाया जाता है। तो जब हम ऐसी जो हार्ड है, ये तीनों चीजें कैसी है, ये कठोर चीजें हैं, कड़क चीजें हैं, अगर पशु को पिलाया और पशु ने थोड़ी भी इसमें प्रतिरोध किया तो ये काफी संभावना है कि उसको जो मुंह है उसमें चोट लग जाए और उसके कारण स्टोमेटाइटिस हो जाए। जरूरी नहीं है कि ये सब होगा, लेकिन ये हमें हिस्ट्री में बेहद महत्वपूर्ण होगा। जब भी ऐसी चीजें होंगी तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या इसको कोई दवा पिलाई थी, और दवा पिलाई थी तो कैसे पिलाई थी। तो हमने देख लिया है कि जो ड्रेंचिंग है इसका भी हम कारण है। चौथी चीज है स्टोमक ट्यूब। स्टोमक ट्यूब आजकल या पहले भी एक चीज होती है, एक नली होती है लंबी सी। जब किसी पशु के पेट में एसिडोसिस बढ़ जाए या उसका पेट साफ करना हो, लवाज करना हो, तो क्या किया जाता है, किसी 1 इंच की, पौन इंच की नली होती है, उसको मुंह से डाला जाता है और उसको पेट तक पहुंचाया जाता है। तो जो पेट का रूमिनल कंटेंट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया जो है, वो जो नली होती है उसको बोलते हैं स्टोमक ट्यूब। अब स्टोमक ट्यूब जो है उसको डालने की एक विधि है। अगर उसको हमने बेतरतीबी से, मतलब बहुत ध्यान से अगर नहीं डाला तो वो मुंह में कहीं ना कहीं उसमें समस्या पैदा कर देगी, वहां पर वो खिरोच लगा देगी और वहां पर वो घाव पैदा कर सकती है। और जब घाव पैदा हो जाएगा तो वहां भी वो स्टोमेटाइटिस कर सकती है। तो एक चीज हमने देख ली है
कि ड्रेंचिंग हो गया, और स्टोमक ट्यूब जो है उसके द्वारा भी जो स्टोमेटाइटिस है वो हो सकती है। एक और चीज है कि जो ग्रामीण होते हैं वहां पर एक प्रक्रिया है जो उसका फॉलो किया जाता है कि जब भी जो जबान है उसके ऊपर काले धब्बे उनको दिखते हैं तो वो क्या करते हैं, पशु को गिरा लेते हैं, 5-7 लोग मिलके उसको बांध लेते हैं, उसकी जबान पकड़ते हैं और उसकी जबान में सुई से छेद कर देते हैं, खून निकाल देते हैं। तो उस जो चीज होती है उसके कारण भी जो हमारी स्टोमेटाइटिस है वो हो जाएगी, उसकी जो जबान है उस पर सूजन आ जाएगी। इसको बोलते हैं जीभ फोड़ना, जीभ फोड़ना। आजकल जैसे और एक चीज और बोलते हैं उसको कि छड़ आना, छड़ आना, तो उसको बोलते हैं छड़ तोड़ना। जब किसी पशु की जबान जो है उसमें छड़ आ जाती थी तो उसको बोला जाता था कि छड़ तोड़ी। तो जब छड़ तोड़ी जाती है तो एक ऐसी सुई रहती है जिससे हम कपड़े सिलते हैं मोटी वाली, उससे उसकी जबान पकड़ के उसमें छेद कर दिए जाते हैं, वहां काफी खून निकलने लगता है, उससे भी जो जबान है उसमें सूजन आ जाती है, उसमें परेशानी आ जाती है, तो वो भी जिंजीवाइट, ग्लोसाइटिस, जो जबान की सूजन आ जाती है उसको ग्लोटाइटिस बोलते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं हमारे स्टोमेटाइटिस का ही हिस्सा है। तो आपने एक चीज और देखी होगी कि कई लोग आते हैं हमसे और ये बोलते हैं कि सर छड़ की गोली दे दो। छड़ की गोली क्या होती है? छड़ की गोली में हम उसको यीस्ट का कल्चर और जो भूख बढ़ाने वाली गोलियां होती हैं ये आजकल रिकमेंडेड करते हैं। तो आजकल जो क्षेत्रों में है ये जो जीभ फोड़ने वाला जो काम है, जो छड़ तोड़ने वाला काम है, ये बेहद कम हो गया है। पहले के समय में जब मैं छोटा था बहुत देखता था कि हमारा एक बैल था, उसको बांध के डाल दिया और एक बड़े एक्सपर्ट थे वो उसको छड़ को तोड़ने में, वो आए, उन्होंने उसको डाला, पैर बांधा, जीभ निकाली और उसको जगह जगह उसकी पूरी जबान को छेद दिया। जैसे ही उसको जबान छेदा और उन्होंने बोला कि सूखा जो पूला है वो तत्काल लेके आओ, तो सूखा पूला हमें बहुत दूर से लाना पड़ा था, इसलिए मुझे ध्यान है। उन्होंने कहा कि इसको कुछ भी नहीं खिलाना है, इसको केवल सूखा भूसा, जो सूखा जो घास का पूला रहता है, केवल वो खिलाना है। इसलिए मुझे वो घटना आज भी याद है। तो उस समय छड़ तोड़ी जाती थी, लेकिन वर्तमान में छड़ की गोलियां आने लगी है, तो ये जो प्रक्रिया है ये लगभग पूरी तरह से बंद हो गई है। अब कहीं भी कोई व्यक्ति जो किसान है, जो पशुपालक है, वो छड़ नहीं तोड़वाते हैं। तो हमने देख लिया और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि आजकल जो गोलियां हैं, बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां, भूख बढ़ाने वाली गोलियां, लीवर यीस्ट की गोलियां, यीस्ट कल्चर की गोलियां, ये सब जब हम दे देते हैं छड़ की गोली, जब भी कोई पशुपालक आए और वो ये कहे कि छड़ की गोली दे दीजिए सर, तो जो मेडिकल वाले हैं या जो डॉक्टर है या जो भी काम करते हैं इस फील्ड में, वो उनको बी कॉम्प्लेक्स की और भूख बढ़ाने वाली संबंधित जो गोलियां होती है उनमें से एक दे देते हैं, तो उसको बोला जाता है छड़ की गोली। कभी कभी क्या होता है कि पशु जो है उसने कोई ठंडा या गर्म भोजन एकदम से कर लिया, तो उसके कारण भी ये जो स्टोमेटाइटिस है ये हो सकती है। दूसरी चीज हो गई है, ये हमारा जो कारण थे वो थे फिजिकल। फिजिकल मतलब भौतिक रूप से जो परेशान करेगा वो। दूसरा कारण है केमिकल कास। केमिकल मतलब केमिकल कारण मतलब किसी पशु ने या तो कोई एसिड गलती से ले लिया या कोई एल्कली, या तो एसिड पी लिया या क्षार पी लिया, तो उसमें भी जो पशु है उसको स्टोमेटाइटिस हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई दवा दे दी जो बहुत ज्यादा इरिटेंट थी। इरिटेंट मतलब जो बहुत ज्यादा परेशान करेगी, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको छिल सकती है, और उस दवा का प्रयोग हम कब करते हैं? सामान्यतः इन दवाओं का जो प्रयोग होता है वो होता है अफारे के समय में। जब पशु का पेट फूल जाता है तो हम उसे रिकमेंड करते हैं कि इसे तत्काल तारपीन का तेल पिलवाया जाए। तारपीन का जो तेल होता है वो बड़ा इरिटेंट होता है, अगर उसको डायरेक्ट सीधे सीधे अगर पिलवा दिया जाए तो जो पशु है उसमें निश्चित तौर पर वो इरिटेशन करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन में और स्टोमेटाइटिस पैदा करेगा। इसीलिए जब भी तारपीन का तेल पिलवाया जाता है तो ये कहा जाता है कि अगर 50 ml तारपीन का तेल लिया जा रहा है तो साथ में 200 से 250 ml मीठा तेल, जो खाने का तेल होता है, उसमें मिलाकर देना चाहिए। तारपीन का तेल कभी भी अकेले सीधे डायरेक्ट रूप से किसी पशु को अफारे में नहीं पिलाना चाहिए। तो ये
अगर हमने तारपीन जैसे हो गया तो इसमें भी अगर हमने डायरेक्ट पिला दिया तो स्टोमेटाइटिस जो है वो खड़ी कर देगी। या कोई रासायनिक खाद, या कोई उसने यूरिया खा लिया या रासायनिक खाद खा लिया, यूरिया, डीएपी और किस तरह का ये खाद खा लिया सीधे तौर पर, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो स्टोमेटाइटिस है वो होने की संभावना रहती है। अब हमने देख लिया है कि फिजिकल काज क्या है, भौतिक कारण क्या है और रासायनिक कारण क्या है। अब हम देख लेंगे कोई कोई बैक्टीरिया होते हैं जो भी इसको खड़ा करते हैं। तो जो बैक्टीरियल कास है उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सामान्यतः होते हैं, वो करते हैं स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस ये दो बैक्टीरिया सामान्यतः स्टोमेटाइटिस करवाते हैं। तो इसमें ये चूंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इसलिए इसमें सबसे अच्छी दवा जो होती है वो होती है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। जब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तब हम जो ड्रग की बात करेंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक लगाना चाहिए, तो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन और दूसरा एनरोफ्लॉक्सासिन। एनरोफ्लॉक्सासिन थोड़ा सा वाइड वैरायटी का ड्रग है, ये काफी चीजों पे काम करता है, उसका भी इसमें अच्छा इफेक्ट आता है, वो भी हम देखने वाले। चौथी चीज है कि वायरल। वायरल मतलब एफएमडी। अब ये समझ में आ गया आपने को कि एफएमडी जो वायरस होता है उसमें भी वेसिकल पाए जाते हैं। तो जब मुंह से लार गिरेगी तो हमारा दिमाग जानना चाहिए कि इसको कहीं एफएमडी तो नहीं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब हम अभी देखेंगे तब हम देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों से जो स्टोमेटाइटिस है उसको हमें अलग करनी है। इसी तरह से जो बैक्टीरियल है इसमें एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं वुडन टंग, लक्कड़ जीभ। लक्कड़, वुडन टंग, TONGUE, वुडन टंग, लक्कड़ जीभ। जो लक्कड़ जीभ होती है वो काय से होती है? वो होती है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम होता है एक्टिनोबैसिलस लिग्निइरेसी। तो एक्टिनोबैसिलोसिस वो होता है। तो वो जो वुडन टंग है और इसीलिए वुडन टंग में जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है, DCR है, वो बहुत इफेक्टिव ड्रग होता है। तो उसमें हमने जब हम वो पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। तो वुडन टंग भी एक चीज होती है। वुडन टंग में क्या मिलेगा भाई? वुडन टंग में केवल जीभ मिलेगी परेशानी, बाकी जो पूरा मुंह है वो बेहतर रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने देख लिया वायरल। एक चीज होती है फंगल कास। फंगल मतलब फंगस से भी ये जो बीमारी है स्टोमेटाइटिस ये फैलती है। कभी कभी आपने देखा होगा जो पशु है उसकी जो अंदर की सतह है मुंह की, उस पे एक हल्की सी परत रहती है पूरी। ऐसा लगता है, कभी कभी हमें भी लगता है ना, जब हम ऊपरी तालू जो है उसको जबान से ऐसे करते हैं तो एक हल्की सी परत निकलती है, खास करके सुबह सुबह कभी कभी निकलती है। तो वो काय के कारण होती है? वो ऐसी परत होती है फंगस के कारण। उसमें जो है बदबू आती है काफी ज्यादा। तो मुंह से जब बदबू आती है ये भी एक लक्षण है स्टोमेटाइटिस का। तो हमने देख लिया है कि फंगल जो है वो भी एक काज हो सकता है। वायरल जो है इसमें एक बीमारी पहले होती थी, आजकल नहीं होती है, रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट, RP। पहले ये बीमारी होती है, बहुत घातक बीमारी होती थी और कई पशुओं की जान लेती थी। अब चूंकि आप सबके अपने सबके सहयोग से हमारे जितने पुराने लोग हैं उन्होंने बहुत टीकाकरण किया है और जो रिंडरपेस्ट है उसको हमारे देश से इरेडिकेट कर दिया। इरेडिकेट कर दिया मतलब आज हमारे देश में रिंडरपेस्ट नाम की कोई बीमारी नहीं पाई जाती है। और उसके अलावा पुनः शासन की और जितने भी हमारे जो भाई हैं वेटनरियन उनको पुनः धन्यवाद कि जो फील्ड में FMD जो खुरपका मुंह पका जो रोग होते थे वो वर्तमान में खुरपका मुंह पका जो रोग है वो 99% खत्म हो गए। मुझे 2 साल पहले 2.5 साल पहले मैंने कोई एक केस देखा था FMD का, उसके बाद अभी तक नहीं देखा। और एक और बीमारी है जो बहुत ज्यादा जानलेवा थी लेकिन वर्तमान में लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। वो बीमारी है HS, गलघोटू। भैंसों में पूरे गांव के गांव साफ जिस बीमारी से हो जाते थे वो सब जितने भी काम करने वाले लोग हैं वेटनरी में उन्हीं की बदौलत है कि उन्होंने टीकाकरण कर करके जो HS बीमारी है उसको भी लगभग खत्म कर दिया है। और इस तरह की जो चीजें हैं आप देखिए तो हमने बहुत सारी बीमारियां खत्म कर दी है। एक इसी तरह की बीमारी थी पहले रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट को तो इस तरह से खत्म कर दिया है कि हमने अपने देश को ये घोषित कर दिया है कि हमारा जो देश है वो रिंडरपेस्ट फ्री है।
अभी वर्तमान में जो हमारा देश है ये चल रहा है कि हम एफएमडी फ्री हो जाए। एफएमडी के सीरोलॉजिकल काम चल रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं, बहुत मास वैक्सीनेशन हो रहा है। और इसीलिए अगर आप अभी वर्तमान में किसी पशु के कार्य से जुड़े हैं, किसी अस्पताल से जुड़े होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि एफएमडी के जो टीके हैं वो हर 6 महीने, हर 3 महीने, हर 5 महीने में आपको सुनने को मिल जाता है कि फिर से टीके आ गए, फिर से टीके आ गए, फिर से टीके आ गए। उसका कारण यह है कि किसी ना किसी तरह से हमारे एक भी पशु में एफएमडी का एक भी वायरस ना बचे। हम ऐसी तैयारी करें और आने वाले 4-5 सालों में जो एफएमडी है उससे हमारा जो देश है वो पूर्णतः मुक्त हो जाए। कारण इसलिए होता है क्योंकि एफएमडी जो बीमारी होती है उसमें पशु मरता तो उतनी आसानी से नहीं है, लेकिन लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए का नुकसान करता है। मोर्बिडिटी, एक होती है मोर्टिलिटी, एक होती है मोर्बिडिटी। मोर्टिलिटी मतलब उस बीमारी ने पशु को मार ही दिया, और मोर्बिडिटी मतलब उस पशु ने बीमारी को मारा तो नहीं है पशु को, लेकिन उसको किसी काम का नहीं रहने दिया। तो एफएमजी जो है उसकी मोर्बिडिटी बहुत ज्यादा है, पशु दूध ही नहीं पैदा करता और वो जीवन भर के लिए एक झटका खा जाता है जिससे उसको समस्या होती है। तो इसी तरह से अभी वर्तमान में हमने देख लिया है कि एफएमडी जो है उसके पीछे अब शासन और जितने भी लोग हैं वो पड़ चुके हैं, और पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आने वाले 5-7 सालों में जो एफएमडी है उससे इरेडिकेशन हमारे देश का हो जाएगा, और हमारा जो महान देश है ये अपने आप को एफएमडी फ्री भी कहने की स्थिति में आ जाएगा। अब हमने देख लिया है कि ये जो बीमारी होती है इसके कारण क्या क्या होते हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि जब बीमारी हो जाएगी तो हमें कौन कौन से लक्षण दिखेंगे। लक्षण का मतलब होता है सिम्टम। सिम्पटम। अच्छा, सिम्टम और डायग्नोसिस, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? सिम्टम देखिए, लक्षण वो होते हैं जो पशु किसी प्रभाव में आकर दिखाता है। कोई भी लक्षण जो होगा वो लक्षण हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे लक्षणों को मिलाकर जब हम उसकी एक बीमारी की ओर आगे बढ़ेंगे तो उस चीज को या उस कला को कहा जाता है डायग्नोसिस। तो अभी हम देख रहे हैं लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो लक्षण क्या हो सकते हैं भाई? सबसे पहली चीज है जीभ, होंठ या मुंह। मुंह में जो मुंह की परत है अंदर की उसमें सूजन। सूजन आएगा तो कैसा दिखेगा? वो लाल दिखेगा। सूजन आ जाएगी, लार आ जाएगी और उसमें दर्द भी होगा। और क्या होगा? वो गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कभी कभी आप पशु का जब मुंह अपन खोलते हैं वो भयंकर लाल सुर्ख दिखता है, और जब हाथ डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई भट्टी चल रही हो, बहुत तेज गर्म हाथों में ही महसूस होता है। तो वो जो है वो स्टोमेटाइटिस का भी लक्षण हो सकता है। तो जीभ में, होंठ में और मुंह के अंदर सूजन आ गई है। जो सूजन है, जब सूजन आ जाएगी तो वो लाल दिखेगा, उसमें दर्द होगा और उसमें गर्म हो जाएगा वो वाला हिस्सा, और जो पशु के शरीर का टेम्परेचर है वो भी निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्या हो गई भाई? दूसरी चीज ये हो गई है कि जब सूजन आएगा तो वहां पर लार बहुत पैदा होगी। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें कोई कट लग गया, उसमें कोई समस्या आ गई तो लार बहुत पैदा हो जाएगी। लार जब बहुत पैदा हो जाएगी तो क्या होगा? लार बाहर गिरने लगेगी। तो और हमने देखा है कि जो गाय भैंस है उसमें कितनी लार एक दिन में बनती है, तो लगभग 100 से 200 लीटर लार एक दिन में जो हमारा गाय भैंसे होती है उनके शरीर में बनती है। और चूंकि स्टोमेटाइटिस हो गया है और पशु को भोजन निगलने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, भोजन निगलने में समस्या, तो जो लार है वो अंदर नहीं जाएगी, तो जब अंदर नहीं जाएगी तो वो बाहर गिरने लगेगी। तो ये जो लार है ये बहुत तेजी से बढ़ी हुई दिखती है, और ये अपने मुंह से जो पशु है वो लार टपकाना शुरू कर देता है, लंबी लंबी लारें ये गिराता रहता है। एक चीज हो गई कि इसमें निकलने में समस्या, जो निगलने में पशु को समस्या आ जाएगी। एक और चीज क्या हो गई? हमने देखा कि जब उसमें परत जम जाएगी तो मुंह से दुर्गंध आएगी, जो मुंह है उससे दुर्गंध आ जाएगी, बदबू भी आएगी। नंबर 5 क्या है? जब पशु है उसको दर्द होगा कुछ भी खाने पीने में, तो पशु या तो कम खाएगा या नहीं खाएगा, खाना पीना वो बंद कर देगा भाई। और क्या क्या हो जाएगा? जब पशु खाना कम कर देगा, और दूसरी चीज है उसके मुंह में लार है, उसको दर्द हो रहा है, तो जब वो पशु
खड़ा रहेगा या मुंह चलाएगा तो चप 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 ऐसे आवाज आएगी। तो चप चपाहट की आवाज उस पशु के पास से आती ही रहेगी। चप चपाहट की आवाज आएगी। आप ये देखेंगे कि जब पशु, अभी कोई व्यक्ति होता है जब वो जैसे करता है ना, इसको बोलते हैं चपचपाहट की आवाज। जब मुंह में लार भरी हुई है, अंदर जाने में समस्या हो रही है, उसको दर्द हो रहा है, तो वो अपना मुंह चलाएगा और जब मुंह चलाएगा तो चप 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 ऐसी आवाज आती है। वो भी स्टोमेटाइटिस का एक लक्षण होता है। अब क्या हो सकता है भाई, उसके लक्षण में जो पशु है, आप चाहिए म्यूकस मेम्ब्रेन में कट होगा तो खून आ सकता है, मवाद आ सकता है, ये भी एक लक्षण हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, हमने देखा है कि फंगल में एक पूरी की पूरी मखमली परत जो है वो भी पूरी जमी हो सकती है, तो ये भी एक चीज हो सकती है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा ये हो सकता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें छेद बन जाए, वेसिकल छाले बन जाए। छाले जब बन जाते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं। और छाले कब बनते हैं, हमने अभी जब कारण ढूंढे थे इटियोलॉजी, तो उसमें विटामिन बी की कमी के कारण भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कमजोर हो जाती है, उसमें छाले बन जाते हैं। और इसीलिए जब हमको छाला हो जाता है, छाले हो जाते हैं, तो जो डॉक्टर साहब है वो हमको एक तो लिखते हैं उसमें लगाने की दवा, उसको बोलते हैं ग्लिसरीन जो होती है जेली, उस टाइप का एक मुंह में लगाने को देते हैं। उससे जो इरिटेशन है वो कम होता है। और दूसरी चीज एक और वो देते हैं, साथ में जरूर देते हैं, वो होते हैं बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल, जिसको हम सामान्यतः बीकासूल के कैप्सूल नाम से बोलते हैं। तो जब भी छाले होते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसीलिए जब स्टोमेटाइटिस के ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे तो विटामिन बी का इंजेक्शन लगाए बिना इसका हम इलाज जो है उसको पूर्ण नहीं मानेंगे। हमने देख लिया है कि सिम्टम क्या क्या है, और अब हम देखेंगे इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मतलब हमने देख लिया कि ये स्टोमेटाइटिस है, लेकिन जब हमें स्टोमेटाइटिस के लक्षण दिखेंगे तो अब हम देखेंगे कि कहीं कोई और चोर बीमारी तो नहीं है जो शरीर में कहीं और छुपी हुई है, लेकिन वो ये लक्षण भी दिखाती है। पता चला कि हमने दूसरी जगह ध्यान ही नहीं दिया और केवल मुंह में लार देख के स्टोमेटाइटिस का लक्षण का इलाज करते रहे, तो जो हमारा पशु है उसको दूसरी जो बीमारी है वो नुकसान पहुंचा देगी। जब वो नुकसान पहुंचा देगी तो हमें उस चोर को ढूंढना जरूरी है। तो स्टोमेटाइटिस के भेष में कौन कौन सी चोर बीमारी घुसी हुई हो सकती है, अब हम उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो बीमारी है उसको बोलते हैं FMD, फूट एंड माउथ डिसीज। खुर पका मुंह पका जो बीमारी होती है वो भी यही लक्षण दिखाती है। आपने देखा होगा कि जब FMD हो जाती है तो उसके मुंह में भी छाले निकलते हैं और वहां भी लार गिरने लगती है। तो FMD को पहचानेंगे कैसे? स्टोमेटाइटिस में और FMD में एक बेसिक सा अंतर होता है कि जो FMD है इसमें खुर भी प्रभावित होते हैं, खुर पर भी घाव होगा। अगर हमने देखा मुंह से लार गिर रही है और इसके जो खुर है उसके बीच में भी घाव है और वहां मक्खियां बैठ रही है, वहां भी समस्या हो रही है, और हम इसका जो टेम्परेचर है ये 105 के भी पार कर गया है, तो हम समझ जाएं कि ये जो बीमारी है, ये जो स्टोमेटाइटिस है, इसके भेष में छुपी हुई जो बीमारी है वो है FMD। और वायरल का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है, किस तरह किया जाता है ये जब हम FMD पढ़ेंगे तब देखेंगे। आज हम केवल स्टोमेटाइटिस का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कि जो स्टोमेटाइटिस है उसकी बजाय यहाँ पर FMD भी हो सकती है। दूसरी बीमारी कौन सी है भाई? दूसरी बीमारी है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग मतलब किसी पशु ने कोई जहर या पॉइजन खा लिया गलती से, उसमें भी जो पशु है उसको लार गिरेगी, उसको भी लार गिरेगी। तो हम केवल लार देख के ये नहीं कह सकते हैं कि इसको स्टोमेटाइटिस है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी डायग्नोसिस की बात आती है तो हम लक्षणों के समूह के बारे में सोचते हैं और बहुत सारे लक्षण को हम देखते हैं। जैसे अगर मुंह में समस्या है और खुर में भी समस्या है तो हम सीधे आ गए कि भाई इसको तो FMD। अब हम देखेंगे कि FMD के कौन कौन से लक्षण हैं, फिर उन सारे लक्षणों को उस शरीर में ढूंढेंगे। जब सारे लक्षणों को उन शरीर में ढूंढेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि यह वास्तव में FMD है या नहीं है। अगर मान लो यहां पर जो स्टोमेटाइटिस है उसमें वहां मुंह में समस्या है, लार भी गिर रही है, लेकिन खुर में कोई समस्या नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि नहीं FMD नहीं, अब हमारा दिमाग कहीं और चले।
अब हमारा दिमाग कहां चलना चाहिए कि भाई पॉइजनिंग में भी ऐसा केस होता है कि जब पशु है वो लार गिराता है, लेकिन पॉइजनिंग में एक चीज बता दें कि पशु में लार की जगह झाग ज्यादा रहता है। जो पशु है उसमें जो लार है उसमें झाग बहुत ज्यादा निकल जाता है। आपने कहीं पहले पिक्चरों में देखा होगा कि जब कोई किसी को जहर खिला देता था तो वो मरा पड़ा रहता था और उसके बगल से ऐसा हल्का सा एक झाग निकला रहता था। तो पॉइजनिंग में अपने को क्या मिलेगा? पॉइजनिंग में झाग मिलेगा। दूसरी चीज है हिस्ट्री, मतलब पशु मालिक खुद कहेंगे कि भाई इसने जो पशु ने एकदम से कुछ चीज खा ली, इसने कोई इरिटेशन वाला, कोई पॉइजन वाला, कोई ऐसी चीज जो है वो गलती से खा ली है, तो वो हो गया, हिस्ट्री से हमें पता चल जाएगा। तीसरी चीज क्या हो गई है कि जो पॉइजनिंग होगी ये एकदम अचानक से होगी। शाम को बिल्कुल ठीक थी और सुबह से एकदम खाना पीना पूरी तरह से बंद हो गया है। और पॉइजनिंग में एक चीज और होती है कि जो टेम्परेचर है ये हल्का सा डाउन होता है, जबकि स्टोमेटाइटिस और इन्फेक्शन जो होते हैं इनमें टेम्परेचर जो है ये सामान्य से थोड़ा सा बढ़ के रहता है या कुछ मामलों में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब कैल्शियम की कमी आती है, जब ग्लूकोज की कमी आती है, जब पॉइजनिंग होती है, जब शरीर अपनी जो नॉर्मल अवस्था है उसको मेंटेन ही नहीं कर पाता है, तो जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है और पॉइजनिंग में भी थोड़े समय बाद जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है। तो यहां हमने देख लिया है कि ये हो गया। एक और चीज क्या होगी, पशु कांपने लगेगा और गिरने लगेगा। पशु जो है वो कब कपाएगा? पशु का कांपना शुरू हो जाएगा और गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पशु है इसमें हमने देख लिया है कि हमें पॉइजनिंग की ओर ध्यान देना है। अगर हमने पॉइजनिंग ढूंढ ली है तो उस पॉइजन का हमें पता करना है कि कौन सा पॉइजन खाया है और उसके अकॉर्डिंगली इलाज करना है, उसका एंटीडोट देना है। तो हमने देख लिया है कि जो बीमारी है इसको पॉइजनिंग से किस तरह से अलग किया जाए। अब हमने देख लिया है कि रेबीज, रेबीज में भी तो मेरे भाई लार गिरती है। तो जब लेबीज में लार गिरेगी तो वो स्टेमेटाइटिस की लार से किस तरह से अलग होगी हम ये देखेंगे। तो रेबीज में क्या होता है कि जो पशु है उसकी जो लार है वो लगातार गिरती रहती है, वो मुंह चप चप बेवजह नहीं करता, उसकी आवाज बदल जाती है, आवाज बदल जाती है। और आवाज क्यों बदल जाती है? क्योंकि जो उसकी जा मसल है, उसकी जो जबड़े की मसल है उसमें पैरालिसिस हो जाता है और जो मुंह है वो ऐसा खुला का खुला रहता है, तो जो लार है वो लगातार गिरती रहती है। रेबीज में क्या होगा कि जो पशु है उसकी हिस्ट्री, पशु मालिक जो है वो कहेंगे कि इसको कभी ना कभी कुत्ते ने काटा, कुत्ते ने काटा होगा, ये हिस्ट्री में मिलेगा। एक और चीज रहती है कि जो पशु मालिक को ही नहीं पहचानेगा, वो जो पशु है वो पशु मालिक को नहीं पहचानेगा, वो अपने पशु मालिक जो है उनको भी पहचानना बंद कर देगा। पीछे से वो पिचक जाएगा और क्या करेगा, वो बार बार पेशाब भी करेगा, बार बार पेशाब, बाथरूम करेगा। तो ये रेबीज से हम अलग कर देंगे। और क्या करेगा, वो मारने को दौड़ेगा पशु को या किसी पेड़ को या दीवार को, वो बार बार मारने की कोशिश करेगा। तो हम समझ जाएं कि जो पशु है उसको क्या है, रेबीज। एक चीज और क्या होती है, एक चीज होती है ब्लू टंग, ब्लू टंग या वुडन टंग। वुडन टंग से किस तरह से अलग करेंगे स्टोमेटाइटिस को? तो इस जो वुडन टंग होगी इसमें केवल एक ही चीज हमें प्रभावित दिखेगी, वो होगी जीभ। और जीभ जो है उसमें कठोरपन, कड़कपन आ जाएगा, उसमें वेसिकल नहीं होंगे सामान्यतः, लेकिन उसमें कड़कपन आ जाएगा। जो जबान है वो गति नहीं करेगी और वो ऐसे बाहर की तरफ थोड़ी सी लटकी हुई दिखेगी। तो उसमें हम समझ जाएं कि जो ये प्रकोप है ये काय का आ गया है, ये ब्लू टंग का आ गया है, ये एक्टिनोबैसिलस जो बीमारी है उसका आ गया है। तो हम ये समझ जाएं। तो हमने देख लिया कि स्टोमेटाइटिस मतलब मुंह में सूजन और उसमें लार गिरेगी, किस तरह के लक्षण दिखाएगी। अब हमने देख लिया कि इसको किस तरह से अलग कर लिया जाए। अगर पशु के मुंह में लार गिर रही है और उसके पैर में भी कोई ना कोई समस्या है, वहां भी वेसिकल्स दिख रहे हैं, वहां भी छाले दिख रहे हैं, तो हम समझ जाए कि जो बीमारी है वो एफएमडी की ओर बढ़ रही है। अगर जो पशु है उसमें लार से ज्यादा झाग दिखने लगे, अगर पशु मालिक ने कभी ये बताया हो कि इसने सर कुछ खा लिया है। तीसरी चीज होती है कि वो जो पशु है वो कांपेगा, खड़ा खड़ा कांपेगा, गिर भी सकता है, और एकदम से उसके जो मुंह है उससे लार गिरने लगी है और जो टेम्परेचर है वो हल्का सा डाउन की ओर जा रहा है, तो ये पॉइजनिंग का केस हो सकता है। इस पे ध्यान दिया जाए इन सब चीजों का। उसके बाद लार किस में गिरती है,
एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रेबीज, बहुत खतरनाक वायरस बीमारी होती है जिसका आज तक कोई इलाज नहीं होता है। अगर इसकी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो गई है तो उस पशु को बचाया ही नहीं जा सकता, पशु छोड़ो इंसानों को नहीं बचाया जा सकता। तो उस बीमारी के क्या लक्षण दिखेंगे भाई? पशु की आवाज बदल जाएगी, उसकी लार लंबी गिरेगी, उसका जो जबड़ा है वो लटका रहेगा, वो पानी खाना कुछ भी नहीं कर पाएगा, पानी भी नहीं पी पाएगा, उसके अलावा बार बार पेशाब करेगा, पीछे से पिचक जाएगा, अपने मालिक को पहचानना बंद कर देगा और जो वो किसी न किसी दीवार को, पेड़ को या मालिक को मारने दौड़ेगा। तो ये हम फिर सस्पेक्ट करेंगे कि कहीं ये हमारी रेबीज तो नहीं है। एक और चीज होती है ब्लू टंग, पूरा मुंह प्रभावित नहीं है, ना उसके मसूड़े प्रभावित है, ना उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो प्रभावित है, केवल जो जीभ है बीच की वो कड़क हो गई है, वो सामान्य गति नहीं कर पा रही है, वो बाहर की तरफ निकली हुई है। तो वो जो बीमारी होगी उसको बोलते हैं हम लक्कड़ जीभ, ब्लू टंग। तो हमने देख लिया है कि मुंह से संबंधित और लार से संबंधित जो बीमारियां होती है उनमें कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो बेहद आवश्यक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब तक हमारी बहुत अच्छी नहीं होगी, जब तक हम मूल बीमारियों के पास कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लक्षण तो बहुत सारी बीमारियां दिखाती है ना। किसी पशु ने अगर खाना पीना बंद कर दिया तो वो तो हर बीमारी में खाना पीना बंद कर दिया। तो केवल इस एक लक्षण के आधार पर कभी हम ये जान ही नहीं सकते कि पशु को मूल बीमारी क्या है। हमें बहुत सारे लक्षणों की श्रृंखला देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, फिर उनको एक एक करके अलग किया जाता है और फिर जब हमने पकड़ लिया उसको तब हमारी एक डायग्नोसिस जाती है। सबसे पहले जो डायग्नोसिस होती है वो टेंटेटिव डायग्नोसिस होती है, फिर उसके बाद उसके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं या कोई शारीरिक सैंपल लिया जाता है, उन्हें लैब में भेजा जाता है और वहां से जो जांच होती है वो होती है कंफर्मेशन। मतलब पक्के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस जानवर को यह बीमारी है। लेकिन इसीलिए जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो होता है टेंटेटिव ट्रीटमेंट। आपने एक चीज सुनी होगी कि जो डॉक्टर होते हैं वेटनरियन, वो ट्रीटमेंट कैसा करते हैं? टेंटेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, टेंटेटिव डायग्नोसिस। उन्होंने अपनी एक बुद्धिमत्ता के आधार पर लक्षणों को पहचाना और उसके आधार पर एक निर्णय लिया, एक डायग्नोसिस की, एक पता लगाया और उसके आधार पर किया। हर पशु का जो सैंपल है वो लैब में नहीं जाता है। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जो वेटनरी जो मामला होता है, जो वेटनरी का जो डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी में काम करने वाले लोग होते हैं, वो सामान्यतः जो इलाज करते हैं वो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के आधार पर नहीं करते हैं, वो करते हैं टेंटेटिव डायग्नोसिस के आधार पर। वीडियो लंबा हो रहा होगा, हो सकता है, मुझे पता नहीं कितनी देर हो गई है, लेकिन क्या करें, अब चीजें तो हमने चर्चाएं करनी पड़ेगी। अब हमने देख लिया है डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है और उसके बाद अगर ये बहुत ज्यादा लंबा समय लगे तो आप मुझे बताइएगा। अगली बार से जो चर्चाएं हैं इन्हें छोटी करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में छोटी बड़ी क्या, जब हम चर्चाएं करने लगते हैं तो फिर वो थोड़ी लंबी खींच जाती है, कोई चीज बीच में छोड़ने की आदत नहीं है, इच्छा नहीं होती। तो अब हमने देख लिया है भाई कि ये बीमारी क्या होती है, इसकी कारण क्या होते हैं, इटियोलॉजी क्या होती है, फिर हमने देख लिया इसका सिम्टम क्या होता है और उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस। बेहद महत्वपूर्ण चीज होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस और उससे भी महत्वपूर्ण चीज होती है ट्रीटमेंट। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं कि स्टोमेटाइटिस, हमने सारी चीजें देख ली है, कोई समस्या कहीं भी नहीं है, केवल इसकी जो समस्या है ये मुंह में है। और हमारी जो टेंटेटिव डायग्नोसिस है वो कहती है हमसे कि भैया इसको तो स्टोमेटाइटिस ही है, इसको दूसरी जो बीमारियां है वो नहीं मिली। तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए? जो हमने सबसे पहली चीज देखी है कि पशु ने कुछ ना कुछ खा लिया, जब खा लिया, कठोर था, उसने चुभा दिया, उसने म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया, तो अब हम जो इसको भोजन देंगे वो कैसा देंगे? ना तो ठंडा देंगे ना गरम, इसको सामान्य भोजन, ना ठंडा ना गरम। दूसरी चीज क्या होगी भैया? इसको कठोर भोजन भी नहीं देना है, कठोर भोजन पूरी तरह से बंद कर दो, इसका कठोर भोजन नहीं देना है। तो इसको कैसा देंगे? नरम भोजन दे दो भाई। नरम भोजन कैसा हो सकता है? या तो कोई बिल्कुल नरम नरम हरा चारा हो वो दिया जा सकता है, या कोई खल होती है उसको हम पानी में गला देते हैं 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, तो वो बिल्कुल नरम हो जाती है। तो पशु उसको फिर पानी की तरह ही पी लेता है। थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल दे, उसको हिला दे, तो वो बन जाता है गीला गीला रपेड़ा टाइप का। तो उसको फिर जो पशु है उसको चबाना बहुत ज्यादा नहीं पड़ता और वो उसको एक पीने की भांति ले सकता है। और जो शरीर में जाके फिर जो कि उस भोजन में ऊर्जा ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है, तो वो शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है। तो हमें क्या करना है? नरम भोजन प्रोवाइड करना है, ना ठंडा ना गरम।
अब क्या हो गया, अब भाई ऐसा हो गया कि जब पशु में स्टोमेटाइटिस हो जाएगी तो उसको दर्द होगा, तो दर्द निवारक इंजेक्शन या गोली, दर्द निवारक इंजेक्शन या गोली क्या हो सकता है, जैसे मेलोक्सिकेम, पैरासीटामोल, नीमोसलाइड तो आजकल बंद कर दिया है तो उसका नहीं बात करना चाहिए अपने को। मेलोक्सिकेम जो होता है वो इंजेक्शन लगाया जा सकता है, मैग्लोडाइन लगाया जा सकता है, बहुत सारी जो चीज दर्द निवारक जितने भी होते हैं वो हम लगा सकते हैं, और वो लगाना ही चाहिए क्योंकि पशु को जो प्राथमिक दर्द होता है उससे हमें आजादी दिलाना बेहद आवश्यक। इसके अलावा क्या चीज होती है, एक चीज हमने पढ़ी थी कि जिसके बिना इसका इलाज हम पूर्ण नहीं मानेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसका इंजेक्शन 10 ml का जरूर देना है। विटामिन बी के बिना इसका इलाज नहीं करना है तो हमने देख लिया है। और एक और विटामिन होता है जो इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, वो होता है विटामिन सी के इंजेक्शन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के इंजेक्शन होता है, उसके बिना भी इसको हमें उसमें बहुत राहत मिलती है। जब विटामिन सी लगा देते हैं तो वो जो घाव भरने की प्रक्रिया है उसको काफी तेजी से बढ़ा देता है। विटामिन सी की गोलियां भी आती हैं, जैसे हमने कहा कि जो वो चूसने वाली लाल लाल जो गोलियां आती थी वो हल्की हल्की खट्टी लगती है, वो विटामिन सी की ही गोली होती है। लेकिन जो पशु होते हैं इनमें ओरल रूट से विटामिन सी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पेट में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको पूरा तोड़ देते हैं, तो वो किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन हमने कई पशुओं में दिया है और कुछ हद तक रिजल्ट भी मिले हैं, तो वो अपनी अपनी एक समझ है। विटामिन सी के इंजेक्शन भी आते हैं, उसको इंजेक्शन के माध्यम से भी दिलवाया जा सकता है। एक और चीज हो गई है कि जो घाव मुंह में छाले आ गए हैं उनका क्या करेंगे, तो एक होता है पीपी पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। एक पोटेशियम परमैंगनेट का पाउडर आता है, ऐसी 10 रुपए की डब्बी आती है छोटी सी, और उसको एक चिमटी भी अगर मान लो अपन ने 10 लीटर पानी में डाल दिया तो उसका रंग परिवर्तित कर सकती है। तो पीपी मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट बहुत तेज नहीं लेना है क्योंकि ये भी इरिटेंट होता है। तो इसका कितना घोल लेना चाहिए, इसका लेना चाहिए 0.1%, मतलब 1% भी नहीं लेना है। इसका मतलब है कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम हमें जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो डालना है। और उसको लाल दवा भी बोलते हैं ना, जो हम जब थोड़ा सा डाला तो वो लाल कलर की हो जाती है, फिर और ज्यादा डाला तो गहरे नीले कलर की हो जाती है। कभी भी इसको गहरे नीले कलर की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, हल्का सा लालपन गुलाबीपन आ जाए बस उतना सा। तो 1 लीटर पानी में केवल 1 ग्राम हम डालें और उससे फिर उसका जो मुंह है उसमें हम डाल के उसको पूरा एक कपड़े में भिगो ले और अंदर थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हैं। ये माध्यम से थोड़ा सा पानी उसके मुंह में लगा दे तो वो अपने आप फिर पूरा फैल जाता है। ये भी हम कर सकते हैं। एक चीज होती है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन आती है मुंह में लगाने वाली, वो भी हम लगा सकते हैं। उससे भी जो पशु का इरिटेशन है ये कम होता है और उसको राहत मिलती है। एक बोरिक एसिड का पाउडर आता है, वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि बोरिक एसिड ये बोरिक एसिड है, इसका भी प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। एक घर की चीज है, बहुत अच्छी चीज है, जिसको बोलते हैं हल्दी प्लस घी। घी में हल्दी मिलाकर कहीं भी लेप करें 100% लाभ होता है, बहुत अच्छी चीज है। जब थन में सूजन आ जाती है तब भी हल्दी और जो घी है उसका लेप बना के अगर लगा दिया जाए तो काफी केसेस में राहत मिलती है और बहुत अच्छी राहत मिलती है, क्योंकि हल्दी अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है, प्राकृतिक एंटीबायोटिक होता है। तो हल्दी और जो घी है उसका भी लेप लगा के अगर मुंह में लगा दिया जाए तो पशु को तत्काल और बहुत ज्यादा अच्छी राहत होती है। एक चीज हमने देखी थी कि एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक इसमें कौन से देने चाहिए, तो इसमें एक तो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन और एक एनरोफ्लोक्सासिन, ये जो एंटीबायोटिक है ये इसमें प्रयोग करना चाहिए और इनसे जो फायदा मिलता है वो काफी तेज मिलता है, काफी जल्दी मिलता है। तो इस तरह से आज हमने देखा स्टोमेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म किया है। अब हम इसके नीचे जाएंगे, एक एक करके सारी जो बीमारियां होगी नीचे वाली उनको भी पढ़ते जाएंगे। जैसे अब मुंह के बाद इसोफेगस आ जाएगा, तो इसोफेगस में चोक बीमारी होती है वो होता है। फिर हम जाएंगे रूमिन पे और वहाँ पर इंफेक्शन होता है, सिंपल इंडाइजेशन होता है। इन सब के बारे में, एसिडोसिस, अल्किलोसिस, इन सब के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अगर चर्चा थोड़ी लंबी हो रही है तो निश्चित तौर पर आप हमें लिखिए कमेंट्स में कि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो हम इसको बहुत छोटी छोटी करने की कोशिश करेंगे। और अगर जो जानकारी है, जो चर्चा है, ये सच में पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।